हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग दिल्ली सल्तनत के बारे में बातचीत कर रहे हैं। दिल्ली सल्तनत का लास्ट फेज हम लोग का चल रहा था। अलग अलग शुरुआती वीडियोस में आपको बताया था कि दिल्ली सल्तनत के अलग अलग राजवंश थे, जिसमें गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक, सैयद और सैयदों के बारे में बताते हुए पिछले वीडियो में आपको बताया था कि जो सैयद थे ये शिया मुसलमान थे। इसके पहले के जितने भी सुल्तान या इसके बाद के जितने भी रहे सब के सब सुन्नी रहे। और सैयदों की हालांकि कोई खास उपलब्धियां नहीं थी, राजनीतिक रूप से इनकी कमजोरी बनी हुई थी। इसी कारण से अफगानों ने मौके का फ़ायदा उठाया और बहलोल लोदी ने सैयद वंशी शासकों को भगा के लोदी वंश की स्थापना कर दी। तो आज हम लोग लोदी वंश की शुरुआत करते हैं। इस लोदी वंश जो लोदी डायनेस्टी थी, इस लोदी वंश की सबसे खास बात कि ये जो लोदी लोग थे ये अफगान थे, यानी लोदी लोग क्या थे, अफगान बिरादरी से थे। और ये सारे जो थे इसके पहले वाले ये सब जो थे वो तुर्क थे। जैसे कि पिछले क्लासेस में आपको बताया था कि जो पहला मुस्लिम आक्रमण हुआ था भारत पर, तो जो सबसे पहले मुस्लिम आक्रमणकारी थे वो लोग अरबी मुसलमान थे। अरबियों के बाद भारत आए तुर्क, तुर्कों के बाद आए अफगान, तो अफगान तीसरे नंबर पर आए थे। ठीक, तो इनमें पहला सुल्तान जो था बहलोल लोदी। इस बहलोल लोदी का जो टाइम पीरियड था 1451 to 1489, 1451 से 1489 तक था। इस बहलोल लोदी ने एक बहलोली नाम का सिक्का चलाया था जो बाद में सल्तनत में काफ़ी पॉपुलर हुआ। इसी बहलोल लोदी ने कई सारे सैनिक अभियान भी किए और दिल्ली साम्राज्य का विस्तार करने का प्रयास किया, और इसी ने जौनपुर को दिल्ली साम्राज्य में मिला लिया। जौनपुर का जो विलय था वो दिल्ली साम्राज्य में कर लिया था। ठीक, यही एक बार ग्वालियर अभियान पर गया था और ग्वालियर अभियान से लौटते समय रास्ते में इसको लू लग गया, और लू लगने से गर्मी के मौसम में जो गर्म हवाएं चलती हैं, लू की थपेड़ों से ये प्रभावित हुआ और लू लगने से इसकी मौत हो गई। ठीक है, तो कौन सुल्तान था जो लू से मरा था, तो वो बहलोल लोदी था। हालांकि बहलोल लोदी का जो शासनकाल था 1451 से 1489 जो हम लोग देखते हैं, वो दिल्ली सल्तनत के सबसे लंबे समय काल को दिखाता है। यानी अगर कोई सुल्तान जहाँ जो दिल्ली सल्तनत में सबसे लंबे समय तक शासन किया तो वो बहलोल लोदी था। 38 साल तक इसने शासन किया था। इसी का शासनकाल सबसे लंबा रहा। इसी बहलोल लोदी के बाद इसी का बेटा था सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी का जो टाइम पीरियड था 1489 से 1517 तक था। अब ये जो सिकंदर लोदी था, इसका जो शासनकाल था वो थोड़ा कठोरता से भरा हुआ था। एक कट्टर इस्लामिक परंपराओं को फॉलो कर रहा था, और जो उलेमा वर्ग था, जो उस समय अमीरों का वर्ग था, उनको खुश करने की कोशिश कर रहा था। क्योंकि इसके साथ समस्या ये थी कि बेसिकली इसकी जो माँ थी वो हिंदू थी। हिंदू एक सुनार था, उस सुनार की बेटी थी, उसी की बेटी से बहलोल लोदी ने शादी की थी। तो इसकी माँ जो थी वो सुनार की बेटी थी। तो इसके अंदर एक हीन भावना थी कि हम काफिरों के उपज हैं, काफिर की औलाद हैं, तो कहीं बाकी जो सरदार या उलेमा वगैरह हमारे खिलाफ कोई विद्रोह न कर दे। तो इसलिए उलेमाओं को प्रभावित करने की इसने कोशिश की और हिंदुओं पर बहुत सारे प्रतिबंध लगाए। हिंदुओं के ऊपर बहुत सारे अत्याचार ढाए गए। नदियों किनारे जो मुंडन संस्कार वगैरह होता था, नदी किनारे लोग करते थे, उन मुंडन संस्कारों पर रोक लगा दी थी। और ऐसा नहीं केवल हिंदुओं पर, बाकी जो शिया मुसलमान थे, जैसे सैयद वंश वाले शिया थे, तो शियाओं के ऊपर भी इसने काफ़ी सारे प्रतिबंध लगाए थे। और शियाओं का जो त्यौहार होता है मुहर्रम मनवाने पर इसने रोक लगा दी थी। और जो शिया लोग ताजिया वगैरह निकालते थे, तो उन ताजिया के निकालने पर भी सिकंदर लोदी ने रोक लगा दी। हालांकि इसका जो समय काल था सांस्कृतिक उपलब्धियों के लिए भी जाना जाता है। इसी सिकंदर लोदी के समय फरंगे सिकंदरी नाम की किताब लिखी गई थी, जो आयुर्वेद की किताब थी। तो जो फरंगे सिकंदरी थी आयुर्वेद की किताब, वो इसी के समय लिखी गई। इसी के समय एक गायन की किताब थी लज्जत सिकंदर शाही। तो जो लज्जत सिकंदर शाही थी वो म्यूजिक गायन से जुड़ी हुई पुस्तक थी, और खुद इसको कविताएं वगैरह लिखने का शौक था। तो ये क्या करता था कि फारसी में कविताएं लिखता था, लेकिन अपने नाम से नहीं लिखता था। इसने अपना एक छद्म नाम धारण किया हुआ था छुप के, गुलरुखी। ठीक है, तो गुलरुखी उपनाम से ये कविताएं लिखता था। तो कवियाँ मतलब फारसी में कविताएं लिखा करता था। तो कला संस्कृति में इसकी बड़ी रुचि हुआ करती थी। ठीक, इसी जो सिकंदर लोदी था, इसी ने इसके समय की जो सबसे बड़ी उपलब्धि, सबसे बड़ा अचीवमेंट था कि इसी ने 1504 में 1504 में एक शहर बसाया था, आगरा। तो जो फाउंडर ऑफ आगरा कहा जाता है, आगरा शहर का जो संस्थापक था वो सिकंदर लोदी था। इसी ने 1504 में आगरा बसाया, ये सबसे खास फैक्ट था। और इसी ने 1506 में इस आगरा को क्या किया, राजधानी बना दिया।
ठीक है। और इसी के बाद से जो आगरा थी भारत की राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र बनी। जैसे पहले हमारा सेंटर दिल्ली था, दिल्ली के बाद फिर अब आगरा शिफ्ट होने लगा। मुगलों के काल में हम लोग देखते हैं कि शुरुआती मुगल शासक थे, वो लोग आगरा को ही केंद्र बना के अपने राजनीति किया करते थे। तो आगरा जो राजनीति का केंद्र बना इन्हीं लोदियों के समय से ही बना था, ठीक। चलिए, अब ये जो सिकंदर लोदी था ये थोड़ा सा देखने में ठीक ठाक सा था, हैंडसम था और अपने आप को बहुत ज़्यादा स्मार्ट दिखाने की कोशिश भी करता था। तो उसी कोशिश में ये दाढ़ी वगैरह नहीं रखता था, बिल्कुल क्लीन शेव रखता था अपने आप को, ताकि स्मार्ट दिखे, थोड़ा हैंडसम दिखे। तो हैंडसम देखने का इसका बड़ा शौक था, ठीक। चलिए खैर, इसकी मौत के बाद फिर इसी का बेटा बता सुल्तान इब्राहिम लोदी, इब्राहिम लोदी। अब ये जो इब्राहिम लोदी था इसका समय काल जो था 1517 से 21 अप्रैल 1526 तक था। अब इस इब्राहिम लोदी के समय जो सबसे बड़ी घटना थी कि इब्राहिम लोदी के समय अफ़गानों में बहुत ज़्यादा फूट पड़ गई थी। इसका अपना चाचा था दौलत खान लोदी, वो सुल्तान बनना चाहता था, वो दिल्ली पर अधिकार करना चाहता था। तो अफ़गानों में एक तरीके से फूट पड़ गई थी और राजपूतों ने भी, राजपूत जो मेवाड़ के शासक थे राणा सांगा ने भी दिल्ली पर दबाव बनाना शुरू कर दिया था। और उसी राणा सांगा से इसे घटौली का युद्ध लड़ना पड़ा था, बैटल ऑफ घटौली। तो जो घटौली की लड़ाई हुई थी वो किसके किसके बीच हुई? राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच हुई थी, जिसमें इब्राहिम लोदी को पराजित कर दिया था राणा सांगा ने। तो इसलिए दिल्ली पर से इनका नियंत्रण खत्म हो गया और इनका नियंत्रण अब आगरे पर रह गया था, ठीक। और यही जो इब्राहिम लोदी था, जैसे आपको बताया था, जैसे बाकी दिल्ली सल्तनत के जो सुल्तान थे, सुल्तानों का केवल समय काल लिखा है, इसका टाइम पीरियड में लिखा गया है कि 1517 से 21 अप्रैल 1526। तो ये जो डेट लिखी गई है 21 अप्रैल 1526, बाकी सबका केवल ईयर लिखा हुआ है, इसकी तारीख लिखी हुई है। मतलब ये जो 21 अप्रैल की तारीख है, डेट है 21 अप्रैल, कुछ बड़ी घटना हुई होगी। एक्चुअली यहाँ पर 21 अप्रैल की डेट इसलिए लिखी गई है कि इस 21 अप्रैल को, यानी 21 अप्रैल 1526, इस 21 अप्रैल को पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी, पानीपत फर्स्ट। यानी 21 अप्रैल को कौन सी लड़ाई हुई थी? पानीपत, प्रथम युद्ध। और ये जो पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी किसके किसके बीच हुई थी? बाबर और इब्राहिम लोदी, ठीक। और इसी बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच जो पानीपत की पहली लड़ाई हुई, इसी लड़ाई में बाबर ने इब्राहिम लोदी को 21 अप्रैल को पराजित किया और पराजित करके इसकी हत्या कर दी। लड़ाई के मैदान में इसको बाबर ने मार दिया, ठीक। तो पानीपत की लड़ाई जो थी ये हमारे इतिहास का एक टर्निंग पॉइंट माना जाता है, क्योंकि इसी के बाद से दिल्ली सल्तनत समाप्त हो जाता है और मुगल वंश शुरू हो जाता है। अब ये जो इब्राहिम लोदी था ये बहुत कम उम्र में बना था सुल्तान। हालांकि योद्धा ये बहादुर था, बहुत बहादुर था, व्यक्तिगत इसकी योग्यता थी, लेकिन अनुभव के इसके सामने उतना ज़्यादा, इसके पास अनुभव उतना ज़्यादा नहीं था। और इसके सामने जो लड़ाई लड़ने वाला था वो बाबर था। बाबर बहुत तगड़ा योद्धा था। उसकी जो तोपें थी, तोपें आग उगल रही थी, तोपों से इसने बहुत ही प्रभावशाली ढंग से हमला किया था। और बाकी जो इब्राहिम लोदी के जो सरदार थे वो भी इसका साथ नहीं दे रहे थे, फिर भी ये लड़ा। और सबसे बड़ी बात, ये लड़ते हुए मारा गया। हमारे पूरे इतिहास में इकलौता सुल्तान यही रहा जो युद्ध के मैदान में दुश्मन से लड़ते हुए मारा गया। नहीं तो आपको बताया था कि ज़्यादातर राजा गिरते पड़ते, भागते भगाते मरते थे। युद्ध के मैदान में दुश्मन से लड़ते हुए मारे जाने का जो काम था, जो श्रेय जाता है, वो केवल इब्राहिम लोदी को था। और बाबर ने खुद अपने हाथों मारा था, बाबर ने ही इसको मार दिया था। और बाबर अपनी आत्मकथा में इसकी तारीफ भी लिखता है कि बहादुर योद्धा था, बस थोड़ा अनुभव की कमी थी, ठीक। चलिए खैर, उसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे। हम लोग पानीपत की लड़ाई को डिटेल में आगे देखेंगे। अब इसी के बाद जो दिल्ली सल्तनत है वो समाप्त होता है, ठीक। अब दिल्ली सल्तनत से जुड़े हुए कुछ खास फैक्ट्स आपको बता दें कि दिल्ली सल्तनत का पहला जो राजवंश था गुलाम वंश था। अगला अंतिम राजवंश जो था वो लोदी वंश था, ठीक। अब इनका अगर क्रम देखा जाए तो गुलाम खिलजी, तुगलक, सैयद और लोदी। और अगर समय काल के हिसाब से टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग फिक्स किया जाए कि किस राजवंश ने सबसे लंबे समय तक शासन किया या किस राजवंश ने सबसे कम समय तक शासन किया, तो अलग अलग खाली राजवंशों का शासन काल अगर हम निकाल लें कि कितने समय तक किसने शासन किया, तो जैसे बताया गुलाम 1206 से 1290 तक थे, खिलजी 1290 से 1320 तक थे, तुगलक 1320 से 1414 तक थे, सैयद 1414 से 1451 तक थे। उसी तरीके से लोदी जो थे 1414
1551 से 1526 तक थी। ठीक, यानी अगर साल के हिसाब से निकाला जाए तो गुलामों का जो साल था वो 84 साल आएगा। खिलजी वंश 30 साल तक शासन करता है। तुगलकों का जो शासन था 80 या 14 94 साल का था। लोदियों का शासनकाल जो 49 और 26 75 साल 75 ईयर्स। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और सैयद वंश जो था 36 से 37 साल। ठीक, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं किस राजवंश ने सबसे लंबे समय तक शासन किया। तो तुगलक नंबर 1 पर आएंगे। दूसरे नंबर पर 84 साल है, यानी गुलाम वंश। तीसरे नंबर पर लोदी आएंगे 75 साल। चौथे नंबर पर सैयद आएंगे 37 साल। और 5वें नंबर पर आएंगे खिलजी। यानी दिल्ली सल्तनत का सबसे कम समय तक राज करने वाला जो राजवंश था वो कौन था? खिलजी। खिलजियों का शासन केवल कितने समय तक था? 30 साल तक था। और जबकि सबसे लंबे समय तक कौन रहे? तुगलक 94 ईयर्स। ठीक, चलिए, तो ये इनके शासन का क्रम था, चाहे समय काल के हिसाब से चाहे शासन के वर्षों के हिसाब से इसका घटता हुआ क्रम आप लगा सकते हैं। ठीक है, इससे भी क्वेश्चन आपके बनता है। क्लियर? अब ये जो दिल्ली सल्तनत था, दिल्ली सल्तनत का जो डिक्लाइन हुआ, दिल्ली सल्तनत का जो पतन हुआ, तो ऐसा नहीं था कि उस समय भारत में केवल दिल्ली सल्तनत ही अस्तित्व में था। दिल्ली सल्तनत ही केवल अकेले अस्तित्व में नहीं था। उस समय भारत में और भी कई सारे छोटे बड़े राजवंश इन्हीं के समय में, यानी जिस समय दिल्ली सल्तनत भारत में राज कर रहा था उस समय कई सारे और छोटे छोटे राजवंश, छोटे बड़े राजवंश राज कर रहे थे। तो 2-4 छोटे छोटे राज्यों के बारे में आपको आइडिया दे देते हैं कौन सा राज्य कहाँ पर शासन कर रहा था, तो इससे कुछ फिगर आपका और क्लियर होगा। ठीक है, तो इसी समय यानी दिल्ली सल्तनत के साथ ही साथ भारत में कुछ और छोटे बड़े राजवंश शासन कर रहे थे। जैसे उस समय इधर एक बंगाल का शासन था, बीच में एक जौनपुर राज्य की स्थापना हुई थी। ठीक है, इधर नर्मदा और ताप्ती के बीच में, नर्मदा और ताप्ती के बीच में जो पठार था वहाँ पर एक मालवा स्टेट था, मालवा की स्थापना हुई थी। इधर गुजरात राज्य अलग हो गया था। ठीक है, इधर जो है थी कि मेवाड़, उधर कश्मीर, ठीक है, इधर उड़ीसा। ठीक है, तो अलग अलग छोटे छोटे, और बीच में दिल्ली सल्तनत का भी वो क्या करते थे सल्तनत वाले, जैसे आपको पता है कि जौनपुर था तो बहलोल लोदी ने क्या कि जौनपुर पर कब्जा कर लिया, कभी जौनपुर पर कब्जा हुआ, कभी जौनपुर छूटा। बंगाल था तो बंगाल पर कभी इन्होंने कब्जा किया, कभी बंगाल छूटा। उड़ीसा था, उड़ीसा पर कभी इनका कंट्रोल रहा, कभी छूटा। तो ये कभी उनके कंट्रोल में आते थे, कभी उनके कंट्रोल से ये छूट जाते थे। ठीक, तो अलग अलग जो राज्य थे उस समय, यानी छोटे छोटे राज्य थे, तो उनके बारे में थोड़ा सा आपको एक हल्का सा ब्रीफ हिस्ट्री उसके बारे में, यानी उस समय के जो प्रांतीय राज्य थे, जो प्रोविंसेस थे, जो लोकल लेवल पर शासन कर रहे थे, उनके भी कुछ खास खास राज्य थे। जैसे बंगाल की बात करें तो जो बंगाल राज्य था, तो बंगाल अलग से जो राज्य बना, आपको बताया था कि बलबन का जो बेटा था बुगरा खां जाके अलग बंगाल में सेटल हो गया था। वो दिल्ली की राजनीति में रहना नहीं चाहता था, लेकिन तो उसने बंगाल के अलग हो ही गया, बंगाल आया नहीं। लेकिन अलग से माना जाता है कि पृथक रूप से जो बंगाल राज्य अलग होकर स्थापना हुई, उसकी स्थापना की थी अलाउद्दीन आलम शाह ने। ठीक है, तो ये जो स्थापना हुई थी अलाउद्दीन आलम शाह, तो अलाउद्दीन आलम शाह ने किसकी स्थापना की? अलग से बंगाल राज्य की स्थापना की 1338 में, 1338। उस समय मोहम्मद बिन तुगलक का शासन था। आपको बताया था कि मोहम्मद बिन तुगलक के समय सबसे ज़्यादा राज्यों की स्थापना हुई थी। और इसी ने क्या किया था कि अपनी राजधानी, पहले बताया था कि बंगाल की राजधानी जो थी वो लखनऊती हुआ करती थी। इसने क्या किया कि बंगाल की राजधानी जो लखनऊती थी उसको कर दिया पांडुआ, यानी बंगाल की राजधानी को लखनऊती से कहाँ शिफ्ट कर देता है? ये पांडुआ शिफ्ट करता है। कौन? अलाउद्दीन आलम शाह। ठीक, इसी के समय का जो सबसे, इस बंगाल राज्य का जो सबसे पॉपुलर शासक था सिकंदर शाह। जो सिकंदर शाह था, ये इसलिए आपको बता रहे हैं कि सिकंदर शाह ने अलग से
एक मस्जिद बनाई थी पांडुआ में 1368 में, जिसको अदीना मस्जिद कहा जाता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है हमारे एग्जाम के लिए। 1368 अदीना मस्जिद। तो ये जो अदीना मस्जिद था वो किसने बनवाया था? सिकंदर शाह ने। कहाँ पर बनवाया था? पांडुआ अपनी राजधानी में नहीं, इसने जो है कि अलग से मस्जिद बनवाया था। ठीक, इसके बाद जो अगला शासक बना रुकनुद्दीन बारबक शाह था। रुकनुद्दीन बारबक शाह जो शासक था, उसके समय में उसका जो दरबारी कवि था उसका नाम था मालधर बसु। मालधर बसु ने श्री कृष्ण विजय नामक एक किताब लिखी थी और मालधर बसु को रुकनुद्दीन बारबक शाह ने गुलराज खान की उपाधि भी दी थी। ठीक, ये जो रुकनुद्दीन बारबक शाह था ये बहुत ही पॉपुलर था और इसी के समय में कृत्तिवास ने जो रामायण, एक हमारी जो महाकाव्य हम लोग जानते हैं, रामायण का बंगला ट्रांसलेशन हुआ था। तो जो रामायण का बंगला ट्रांसलेशन हुआ था वो रुकनुद्दीन बारबक शाह के समय में हुआ था। ठीक, और वो किसने किया था? कृत्तिवास नाम के कवि ने किया था। क्लियर? चलिए, उसी को बंगाल की बाइबिल भी कहा जाता है। ठीक है, कृत्तिवास ने जो ट्रांसलेशन किया। क्लियर? चलिए, इसके अलावा इस वंश का जो सबसे जो लिबरल, सबसे उदार शासक था अलाउद्दीन हुसैन शाह। अलाउद्दीन हुसैन शाह। तो ये जो अलाउद्दीन हुसैन शाह था ये बहुत ही लिबरल, बहुत ही उदार शासक था। इतना ज़्यादा उदार था हिंदुओं और बाकी धर्मों के लोग बाकी धर्मों को लेकर कि इसको कृष्ण का भी अवतार कहा गया, इसी को जगत भूषण भी कहा गया या नृपति भी कहा गया। तो हिंदुओं से बहुत ज़्यादा प्रभावित था और हिंदू धर्म की जो बहुत सारी मान्यताएं थी उसको फॉलो भी करता था। इसलिए इसी को किसको कृष्ण का अवतार कहा गया? अलाउद्दीन हुसैन शाह को कहा गया। इसी के समकालीन थे बंगाल के से वो एक सबसे बड़े भक्ति संत माने जाते हैं चैतन्य महाप्रभु का नाम आपने सुना होगा। जो चैतन्य महाप्रभु थे वो कीर्तन वगैरह करते थे, कृष्ण भक्ति में लीन रहते थे। तो जो चैतन्य महाप्रभु थे ये इसी अलाउद्दीन आलम शाह के ही समय में रहा करते थे। ठीक, इस वंश का जो अंतिम शाह था, अंतिम राजा था नुसरत शाह। तो जो नुसरत शाह था इसी ने क्या किया था कि एक बड़ी ही पॉपुलर मस्जिद बनवाई थी, बड़ा सोना मस्जिद। तो जो बड़ा सोना मस्जिद था, कदम रसूल मस्जिद है, गौड़ में उसने बनवाई थी बड़ा सोना मस्जिद। बड़ा सोना मस्जिद। और एक और था कदम रसूल मस्जिद। तो जो बड़ा सोना मस्जिद और कदम रसूल मस्जिद था ये इसी नुसरत शाह ने बनवाई थी। ये नुसरत शाह जो था ये बाबर का समकालीन था। बाद में बाबर ने हमला कर दिया और इस बंगाल राज्य को तहस नहस कर दिया। तो बहुत छोटे स्तर पर था बंगाल राज्य। इसी बंगाल राज्य के बगल में ही था उड़ीसा। हालांकि उड़ीसा जो राज्य था वो बाकी उत्तर की राजनीति से काफ़ी अलग था, फिर भी कई सारे शासकों ने, जैसे गियासुद्दीन तुगलक था, ठीक है, तो इन सबों ने बराबर उड़ीसा पर आक्रमण किया और उसको लूटने का प्रयास किया। तो उड़ीसा में सबसे इस समय का जो प्रमुख राजवंश था वो गजपतियों का था, गजपति वंश था। ठीक है, और ये जो गजपति डायनेस्टी थी इसका जो संस्थापक था कपिलेंद्र। कपिलेंद्र ने गजपति वंश की स्थापना की थी और इसी ने उड़ीसा को अलग से पहचान दिलाई और बड़ा प्रतापी शासक था। इसके बाद उड़ीसा में गजपतियों के बाद एक और वंश आया, गंग वंश। ये जो गंग वंश था, इस गंग डायनेस्टी है, इस गंग वंश की दो सबसे बड़ी उपलब्धि जो आज तक हम लोग बिल्कुल देखते हैं उनमें आपने सुना होगा कि उड़ीसा में एक पुरी में जगन्नाथ मंदिर है। तो उड़ीसा का जो जगन्नाथ मंदिर है उसको इसी गंग वंश के शासक अवंती वर्मन ने बनाया था। अवंती वर्मन। तो अवंती वर्मन ने किसकी स्थापना की थी? जगन्नाथ मंदिर की। आज भी जगन्नाथ मंदिर है। ठीक है, तो उड़ीसा का जो जगन्नाथ मंदिर है उसकी स्थापना अवंती वर्मन ने कराई थी। और इसी वंश के ही, गंग वंश के ही शासक थे नरसिंह वर्मन। गंग वंश के ही राजा कौन थे? नरसिंह वर्मन। इसी नरसिंह वर्मन ने उड़ीसा में आपने सुना होगा सूर्य मंदिर है कोणार्क के। तो जो कोणार्क के सूर्य मंदिर है या कोणार्क के जो मंदिर हैं, तो कोणार्क के जो मंदिर है उसकी स्थापना इसी नरसिंह वर्मन ने की है। ठीक है, तो अगर पूछा जाए कि उड़ीसा का जगन्नाथ मंदिर किसने बनवाया? अवंती वर्मन ने। और कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया? नरसिंह वर्मन। ये अवंती वर्मन और नरसिंह वर्मन दोनों किस वंश के थे? गंग वंश के थे। और गंग वंश कहाँ का था? उड़ीसा का था। ठीक,
चलिए, इस समय एक और छोटा सा इधर क्षेत्र था नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच में। तो नर्मदा और ताप्ती के बीच एक छोटा सा राजवंश था, एक छोटा सा राज्य था मालवा। इस मालवा की पुरानी राजधानी थी धार मालवा की राजधानी थी। और इसकी जो स्थापना थी अलग से, यानी मालवा को अलग रूप से स्थापित किया 1401 में। एक दिलावर खान नाम का व्यक्ति था, सरदार था। उस दिलावर खान ने हुसैन खां गोरी नाम के नाम से दिलावर खां 1401 दिलावर खां, और इसने उपाधि ली थी हुसैन खां गोरी। तो इस दिलावर खान ने हुसैन खां गोरी के नाम से अपनी उपाधि ली और उसी ने अलग से मालवा की स्थापना की। इस वंश का जो मालवा का जो सबसे पॉपुलर शासक था वो था हुशंग शाह। ये जो हुशंग शाह था ये मालवा का सबसे प्रसिद्ध और सबसे पॉपुलर शासक हुआ करता था। इसी ने क्या किया कि अपनी राजधानी, जो पहले इनकी धार हुआ करती थी, धार से इसने राजधानी शिफ्ट कर दी मांडू में। ठीक है, मांडू सांस्कृतिक गतिविधियों का बड़ा केंद्र बना और इसी ने नर्मदा नदी के तट पर एक शहर बसाया, होशंगाबाद। होशंगाबाद अभी भी एमपी में है। तो जो होशंगाबाद है नर्मदा नदी के तट पर बसाया था, वो किसने बसाया था? हुशंग शाह ने बसाया था। और ये हुशंग शाह जो है कहाँ का था? मालवा का शासक था। ठीक, चलिए इधर मालवा तक बढ़े हैं तो गुजरात की बात भी कर लीजिए। गुजरात जो था, गुजरात की स्थिति, क्योंकि वो स्थिति तटीय थी, कोस्टल स्टेट था, इसलिए गुजरात जो था वो शुरुआत से ही बहुत रिच स्टेट था, बहुत ही अमीर एक तरीके से राज्य हुआ करता था। अलग से गुजरात राज्य की जो स्थापना हुई थी 1401 में जफर खान ने की थी। यानी गुजरात की स्थापना को भी 1401, और इसका फाउंडर कौन था? जफर खान। तो जफर खान ने अलग से गुजरात राज्य की स्थापना की और इसी जो जफर खां था मुजफ्फर शाह के नाम से, मुजफ्फर शाह की उपाधि थी, राजा बना था। इस वंश का एक और पॉपुलर शाह था अहमद शाह। इसी अहमद शाह ने जो गुजरात का जो सबसे बड़ा शहर हम लोग देखते हैं अहमदाबाद, उस अहमदाबाद की स्थापना की 1413 में। तो 1413 में अहमदाबाद शहर बसाया गया और इस अहमदाबाद शहर की स्थापना किसने की थी? अहमद शाह ने की थी। ठीक है, इसी अहमद शाह ने अहमदाबाद में ही जामा मस्जिद बनवाई थी। तो जो गुजरात की जामा मस्जिद है, उस गुजरात की जामा मस्जिद को निर्माण करने का श्रेय इसी अहमद शाह को जाता है। गुजरात का जो सबसे पॉपुलर राजा था, मोस्ट पॉपुलर किंग ऑफ गुजरात, वो था महमूद बेगड़ा। अब बेगड़ा है, कहीं कहीं बेघड़ा भी लिखा हुआ मिल जाएगा आपको। बेघड़ा यानी इसकी जो साइज़ थी बहुत बेगड़ थी, मतलब थोड़ा सा उबड़ खाबड़ इसका जो शेप था, इसकी फिजिक जो थी बहुत गड़बड़ थी, बॉडी शेप इसका बड़ा गड़बड़ था, इसीलिए इसको बेगड़ा या बेघड़ागी कहा जाता है। ठीक, इसी ने मुस्तफ़ाबाद, गिरनार की पहाड़ियों में मुस्तफ़ाबाद नाम के शहर की स्थापना की थी। और ये जो था थोड़ा सा कूटनीतिक आदमी था। इसने क्या किया था कि मिस्र के राजाओं के साथ मिलकर, उस समय भारत में भी हम लोग यूरोपीय कंपनी में पढ़ेंगे तो पुर्तगाली इधर अरब सागर में अपना प्रभाव बढ़ा रहे थे, पुर्तगाली भारत की तरफ बढ़ रहे थे। तो समुद्रों पर पुर्तगालियों का अधिकार था, तो उन पुर्तगालियों के अधिकार को चुनौती इसी ने दी थी। और इसी ने एक लड़ाई लड़ी थी 1508 में, 1508 में चौल का युद्ध। और उस चौल के युद्ध में इसने पुर्तगालियों को पराजित भी किया था। ठीक, तो हराया भी था इसी महमूद बेगड़ा ने। ठीक, चलिए अब इसके अलावा इस महमूद बेगड़ा के समय पुर्तगालियों से बड़ा आना जाना हो गया था। तो पुर्तगालियों ने इसके बारे में बड़ा विस्तार पूर्वक लिखा है कि ये जो था बहुत ज़्यादा खाना खाता था, बहुत पेटू था। कहा जाता है कि रात को जब ये सोता था तो सोते समय इसके सिरहाने के पास 150 समोसे रखे जाते थे, और मीट, उसमें आलू वाला समोसा नहीं, मांस वाला समोसा। तो 150 मीट से भरे हुए समोसे इसके रखे जाते थे कि रात को सोते सोते उठता था तो भी खाता था। सुबह उठता था तो 1.5 दर्जन केले और 1.5 किलो शहद का उसका नाश्ता होता था। ठीक है, 40-50 पूड़ियाँ और 1.5 किलो जो है कि वो मांस एक साथ वो खाता था। तो बहुत ज़्यादा खाना खाता था, बहुत एक नंबर का पेटू आदमी था। मतलब सोते समय 150-200 समोसे वो मांस से भरी हुई वो खा जाता था। ठीक, और ये इसके अंदर कुछ पुर्तगालियों ने ये भी लिखा
कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा जहर भर चुका था। पता नहीं क्या था कि बचपन से ही जहरीला था, कि पुर्तगालियों ने लिखा कि जब इसके हाथ पर या इसके शरीर पर कोई मक्खी भी अगर बैठती थी तो इसके शरीर के अंदर इतना जहर था कि वो मक्खी अपने आप फूल के फट जाती थी और मर जाती थी। तो इतना तगड़ा इसके अंदर जहर बच चुका था, बिल्कुल जहरीला हो चुका था, विषपुरुष हो चुका था कि मक्खी बैठती थी अपने आप मच्छर काटने के झंझट में, मच्छर काटे मच्छर ही मर जाए, सांप काटे पता चला सांप मर जाए। तो इतना भारी जहर था। और कुछ ने लिखा कि पता नहीं क्यों लिखा, या देखने में थोड़ा सा गड़बड़ शक्ल वाला था, कि बहुत लंबी मूंछ रखता था और मूंछ की लंबाई इतनी ज़्यादा थी कि अपने मूंछ को ये सर के पास पीछे से ऐसे बांधता था। यानी इतनी बड़ी मतलब लंबी मूंछें होती थी कि उसको पीछे से वो इस तरीके से गांठ मार लेता था। ठीक, चलिए खैर। इसके अलावा इसी का एक दरबारी कवि था उदयराज। ठीक है, इस महमूद बेगड़ा का दरबारी कवि कौन था? उदयराज। इस उदयराज ने महमूद बेगड़ा के लिए एक किताब लिखी थी, महमूद चरित्र। ठीक है, हालांकि बहुत खास किताब कुछ नहीं है। चलिए खैर, फिर बाद में इस वंश का जो अंतिम शासक था बहादुर शाह नाम का, बहादुर शाह जो शासक था, बहादुर शाह, इस बहादुर शाह का भी पुर्तगालियों से संघर्ष था। तो एक बार एक लड़ाई में पुर्तगालियों से उसने पराजित किया। फिर बाद में पुर्तगालियों ने इसको जो है कि समझौते के लिए बुलाया, और समझौते के लिए बुलाने के लिए जहाज़ पर बातचीत चल रही थी। उसी बातचीत में पुर्तगालियों ने क्या किया कि इसको जहाज़ से धक्का दे दिया और जहाज़ से गिर के समुद्र में गिर गया और डूब के मर गया। तैरना नहीं आता था, तो इसको पानी वाले जहाज़ से गिरा दिया गया था और वाकई इसको मार डाला गया। क्लियर? चलिए, इस तरीके से गुजरात की सत्ता समाप्त होती है। अब थोड़ी सी बात कर लें हम लोग, मेवाड़ की बात कर लेते हैं। मेवाड़ जो राज्य हमारा था, तो इस मेवाड़ राज्य की जो पुरानी राजधानी थी वो नागदा हुआ करती थी, और मेवाड़ बहुत पुराना राज्य था भारत का। ठीक, बाद में इस समय मेवाड़ की जो राजधानी हुई वो चित्तौड़ हो गई थी। ठीक है, और पहले इसकी राजधानी क्या थी? नागदा। ये बहुत पुराना राजवंश था मेवाड़ का। तो इसी में अलग से जो इस समय जो मेवाड़ राज्य के जो संस्थापक माने जाते हैं वो सिसोदिया वंश के थे। तो जो सिसोदिया वंश के शासक थे हमीर देव। तो हमीर देव किस वंश के थे? सिसोदिया। तो सिसोदिया वंश के शासक थे हमीर देव। तो हमीर देव ने इन्होंने अलग से मेवाड़ की स्थापना की और चित्तौड़ की राजधानी बनाई। इन्हीं हमीर देव के बेटे थे मोकल। हमीर देव के बाद मेवाड़ के अगले शासक कौन बने? मोकल। तो जो मोकल थे, ठीक है, हमीर देव के बाद बने थे शासक। तो मोकल जो थे, इनके समय में कई सारी किताबें लिखी गई थी। कविराज वाणी विलासपुर और योगेश्वर नाम की जो पुस्तकें हैं, तो योगेश्वर और कविराज वाणी विलास, ये दोनों किताबें किसने लिखी थी? मोकल ने। तो मोकल सांस्कृतिक उपलब्धियों वाले थे। इन्हीं मोकल के पुत्र थे राणा कुंभा। ये जो राणा कुंभा थे, ये चित्तौड़ के सबसे प्रतापी शासक थे। इनका जो समय काल था 1434 से 1434 टू 1468। अब ये जो राणा कुंभा थे, इन राणा कुंभा ने जो है कि लंबे समय तक शासन किया, और 33 साल था इनका, 1433 से। और इन्होंने आसपास के राज्यों को हराया, गुजरात को, मालवा को, सबको हराया और अपनी विजय का पताका फहराई। और इन्होंने ही जब मालवा के शासक जो थे महमूद खिलजी, तो मालवा के शासक महमूद खिलजी को 1448 में इन्होंने हराया, और उसी 1448 में इसको हराने के बाद उसी विजय की स्मृति में इन्होंने चित्तौड़ में कीर्ति स्तंभ बनाया। कीर्ति स्तंभ अभी मौजूद है, कीर्ति स्तंभ। तो ये कीर्ति स्तंभ किसने बनवाया था? राणा कुंभा ने बनवाया था। किस याद में? ये मालवा के शासक जो था महमूद खिलजी, उसको हराने की याद में। और कहाँ पर बनवाया था? चित्तौड़ में बनवाया था। ठीक, चलिए। बाद में जो राणा कुंभा थे, इस राणा कुंभा ने जयदेव के गीत गोविंद पर एक टीका भी लिखी थी, कमेंट लिखी थी, रसिक प्रिया नाम से। सांस्कृतिक उपलब्धियों वाले थे। तो रसिक प्रिया जो थी वो राणा कुंभा ने ही लिखी थी। ठीक, बाद में राणा कुंभा के ही बेटे थे
उदय ने ही राणा कुंभा की हत्या कर दी। यानी राणा कुंभा की हत्या किसने की थी? इनके बेटे ने की थी। यानी उदय जो था इनका पुत्र था, उसी ने राणा कुंभा की हत्या कर दी। ठीक। इस वंश के बाद के समय के एक और बड़े प्रतापी शासक थे राणा सांगा। तो जो राणा सांगा थे इनका असली नाम था संग्राम सिंह। ठीक। तो संग्राम सिंह, उन्हीं को जो ज़्यादा पॉपुलर है राणा सांगा के नाम से जानते हैं। इनका जो शासनकाल था 1508 to 1528। ये इस वंश के सबसे प्रतापी राजा थे। माना जाता है कि ये बहुत बहादुर योद्धा से हर युद्ध में जितने भी लड़ाइयाँ लड़ी थी सारे युद्ध में इन्होंने विजय प्राप्त की थी। और इन्होंने घटौली की लड़ाई में, जो घटौली का युद्ध हुआ था 1517-18 में, 1517-18 में अफगानों से घटौली की लड़ाई हुई थी। उस घटौली की लड़ाई में इन्होंने अफगानों को पराजित किया। और जो सबसे पॉपुलर इनका युद्ध हुआ 1527 खानवा का युद्ध। तो ये खानवा का युद्ध जो 1527 में हुआ राणा सांगा का, उसी में राणा सांगा जो थे वो पराजित हो गए बाबर से। बाबर ने राणा सांगा को पराजित कर दिया। तो हारने के बाद भी राणा सांगा वापस जाने को तैयार नहीं थे और युद्ध को कंटिन्यू रखने के पक्ष में थे। तो इसीलिए, क्योंकि कभी पराजित हुए नहीं थे, हारने की आदत थी नहीं, लेकिन इस हार ने उनको बहुत शौक दिया था, वो वापस जाने के मूड में नहीं थे। तो खुद अपने ही दरबारियों ने शासन उनको जहर दे दिया और जहर दे के उनकी हत्या कर दी गई। ठीक। चलिए, इसके अलावा अब इधर एक शासन था कश्मीर। तो जो कश्मीर राज्य था, उस कश्मीर राज्य की अगर बात करें तो कश्मीर में पहले हिंदुओं का शासन था, हिंदू वंश का जो शासन था। बाद में फिर मुस्लिमों ने कश्मीर पर शासन करना शुरू कर दिया। सबसे पहले 1301 में सुहादेव ने एक हिंदू राज्य की स्थापना की थी, 1301 सुहादेव। तो 1301 में सुहादेव ने कश्मीर राज्य की स्थापना की। ये हिंदू राजवंश था। बाद में पहला जो मुस्लिम राजवंश बनाया उसको शाहमीर ने स्थापना की उसकी 1339 में, 1339 में शाहमीर। इसीलिए इसका जो वंश था वो शाहमीर वंश ही कहलाया था। तो उसी शाहमीर वंश जो था ये मुसलमानों का वंश था। इसी शाहमीर वंश के जो कुछ प्रमुख शासक थे, तो उसी में इसका एक प्रमुख शासक था सिकंदर। सिकंदर की सबसे बड़ी विशेषता ये बहुत कट्टर था, धर्मांध शासक था, हिंदुओं पर बड़ा अत्याचार करता था। जिस समय तैमूर लंग का आक्रमण हुआ था 1398 में, तो तैमूर लंग के आक्रमण के समय सिकंदर ही सुल्तान था कश्मीर का। ठीक। चलिए, इसका एक सेनापति था। हालांकि इसका जो सेनापति था सिकंदर का वो हिंदू था, उसका नाम था सुहा भट्ट। तो जो सुहा भट्ट था वो ब्राह्मण था। इसी का प्रधान सेनापति और मेन सलाहकार यही था। बाद में हालांकि सुहा भट्ट ने इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया था। ठीक। चलिए, इस कश्मीर का जो सबसे प्रसिद्ध राजा था वो था जैनुल अबिदीन। ये जो जैनुल अबिदीन था ये कश्मीर का सबसे बड़ा, सबसे पॉपुलर शासक साबित होता है। इसका जो समय काल था वो 1420 से 1470 तक था, 1420 to 1470, यानी पूरे 50 साल तक इसने शासन किया था जैनुल अबिदीन ने। ये बहुत उदार शासक था, लिबरल शासक था। सिकंदर की नीतियों को बिल्कुल उसने उलट दिया था। हिंदुओं पर से उसने जजिया हटा दिया था, गोहत्या पर प्रतिबंध लगा दिया था। जो मंदिर इसके पिता द्वारा गिराए गए थे उस मंदिरों का उसने फिर से निर्माण कराया, पुनर्निर्माण कराया। तो इसके इसी उदार कार्यों की वजह से इसको कश्मीर का अकबर कहा जाता है। आपसे सवाल पूछा जाएगा कि वाज कॉल्ड अकबर ऑफ कश्मीर, कश्मीर ऑफ अकबर, अकबर ऑफ कश्मीर, कश्मीर का अकबर किसको कहा जाता है? तो वो जैनुल अबिदीन को कहा जाता है। ठीक। अब इसी ने, ये जो जैनुल अबिदीन था ये कुतुब उपनाम से कविताएं भी लिखा करता था। फारसी में एक कविता लिखता था जैनुल अबिदीन। ठीक। चलिए, इसी ने एक वुलर जो झील थी, वुलर झील में एक द्वीप का एक द्वीप बनवाया था। जैनलंका नाम का द्वीप एक बनवाया था, जैनालंका। तो जैनालंका नाम का जो द्वीप था वो वुलर झील में इसने बनवाया था। ठीक। चलिए, बाद में इसके बाद फिर कश्मीर जैनुल अबिदीन के उत्तराधिकारी उतने लायक नहीं थे, तो कश्मीर का राज्य भी कमज़ोर पड़ा। फिर अकबर ने 1586 में कश्मीर पर हमला किया और कश्मीर का विलय जो था वो मुग़ल साम्राज्य में कर दिया गया। ठीक। तो ये कश्मीर हो गया। अब बचा जौनपुर। तो जो जौनपुर था, जौनपुर जो पृथक राज्य बना, तो इस जौनपुर की जो स्थापना थी, आपको बताया था कि फिरोज शाह तुगलक ने जौनपुर की स्थापना की थी। तो जौनपुर की स्थापना दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत हुई थी। लेकिन जो दिल्ली सल्तनत से अलग ये राज्य बना वो 1394 में, 1394 में
मलिक सरवर, हालांकि मलिक सरवर हिजड़ा था, तो इस मलिक सरवर ने अपनी जो मलिक उस-शर्क की उसकी उपाधि थी, मलिक उस शर्क, तो इसी मलिक सरवर ने मलिक उस शर्क की उपाधि ली और मलिक उस शर्क की उपाधि को लेके जौनपुर राज्य की अलग से स्थापना कर दी। तो इसीलिए इसी के नाम पर जो शर्क की इसकी टाइटल थी, तो इसी की टाइटल के आधार पर जो जौनपुर का जो राजवंश बना उसको शर्की राज्य कहा जाता है। ठीक, चलिए, इस वंश का जो सबसे प्रतापी राजा था इब्राहिम शाह शर्की था, इब्राहिम शर्की। तो जो इब्राहिम शर्की था, इब्राहिम शर्की, इस इब्राहिम शर्की ने क्या किया कि जौनपुर में एक बड़ा फेमस मस्जिद है, अभी भी वो मस्जिद है, अटाला मस्जिद। तो जो जौनपुर की अटाला मस्जिद है वो इसी ने बनाया था, अटाला मस्जिद। तो अटाला मस्जिद कहाँ पर है? जौनपुर। तो जौनपुर के अटाला मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? इब्राहिम शर्की ने करवाया था। ठीक, चलिए, इसके बाद हुसैन शाह शर्की था। उसी हुसैन शाह शर्की के समय में बहलोल लोदी ने इस पर हमला किया और जौनपुर का विलय क्या किया? दिल्ली सल्तनत में कर दिया। तो इस प्रकार इस समय की दिल्ली सल्तनत में बताया था कि कभी ये मिलते थे, कभी ये अलग होते थे, लेकिन छोटे छोटे राज्य थे। इसी दिल्ली सल्तनत के समय, अब इतने में जितने भी राज्य आपको बताए, ये सारे के सारे राज्य हमें दिखाई देते हैं कहाँ पर है? नॉर्थ में है, उत्तर में। साउथ में भी राज्य थे। तो जो साउथ के राज्य थे वो थे विजयनगर और बहमनी, जिसमें विजयनगर का एरिया ये आंध्र प्रदेश वाला एरिया था, बहमनी का इलाका ये जो महाराष्ट्र और कर्नाटक, उत्तरी कर्नाटक और उत्तरी आंध्रा वाला इलाका था, ये बहमनी राज्यों का था। ठीक, तो विजयनगर और बहमनी भी इसी के साथ ही साथ थे। वो क्योंकि बड़ा चैप्टर है, उसको अलग से एक वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो अभी ख़त्म नहीं हुआ है, अभी विजयनगर बहमनी भी हम लोग देखेंगे। खैर, अगले वीडियो में पहले हम लोग देखेंगे जो सल्तनत काल की जो सभ्यता, संस्कृति, शासन प्रशासन है उसकी चर्चा करेंगे और उसके बाद फिर विजयनगर और बहमनी। ठीक, चलिए, आज के लिए इतना ही। एक और जरूरी सूचना कि इससे जुड़े हुए जो भी क्वेश्चंस हैं आपके, अब जूम ऐप पर भी अपने क्लासेस को हम आगे बढ़ा रहे हैं, तो इससे जुड़े हुए जो क्वेश्चन है, अगर कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो, जूम ऐप हम जो हमारे स्टूडेंट हैं जो रेगुलर हमसे पढ़ते हैं, तो ग्रुप में उनका मैसेज हम डालते हैं, आप हमें ज्वाइन करते हैं ग्रुप जूम ऐप पर, डेली क्लासेज उसकी चलती हैं। तो उस पर अगर किसका कोई क्वेश्चन हो तो उसको आप डिस्कस कर सकते हैं। जूम ऐप डाउनलोड कीजिए और उससे हम डायरेक्टली अब आपसे जुड़ पाएंगे। ठीक है, जो भी डाउट हो आप सीधा सीधा हमसे डिस्कस कर सकते हैं जूम ऐप पर। ठीक, उसका लिंक आपको हम भेजते रहेंगे टाइम टू टाइम। ठीक है, चलिए, आज के लिए इतना ही। कल मिलते हैं फिर अगले वीडियो पर। थैंक यू।